हाय विवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। तो एक बार इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, डेट्स वगैरह देखेंगे, क्राइटेरियाज देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर दी है थोरोली उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस फिर आपके नोटिफिकेशन के बाद इसमें कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये 2 जून 2025 से आपके इस साल यानी कि 2025 के कैलेंडर की शुरुआत होती है, जहां पर ये सिलेक्शन पोस्ट 2025 फेज नंबर 13 की एडवर्टाइजमेंट को जारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस यानी कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट्स शुरू होती हैं आज से लेकर 23 जून तक। आराम से टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अपना नोटिफिकेशन को पढ़ के एक दो दिन में थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तेजित लड़के और लड़कियां बहुत होते हैं इस समय पर जो कि फटाफट से आवेदन करने में लग जाते हैं। आप लोग एक दो दिन का समय लेकर आराम से इसको भर दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि 23 तारीख से एक दो दिन पहले आप करें। आप आज के बाद 3-4 दिन में, एक दो दिन में इसको भर दीजिएगा। लास्ट डेट अभी मैंने आपको बताया 23 जून तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने की जो तिथि है वो आपकी 24 जून है। फिर उसके बाद आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करने की भी कुछ डेट दी जाती है। उसकी डेट इन्होंने 28 जून से 30 जून तक दी है। मान लो किसी का नाम नाम वगैरह, अपना सिग्नेचर, अपना फोटोग्राफ, कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो है आपकी 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त। तैयार हो जाइएगा अपने इस एग्जाम को लेकर। ये इनका फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल वगैरह कर सकते हैं अगर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह को भरने में कोई भी समस्या आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जिनको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर आप लोगों को इंकरेज करा जा रहा है कि आप इन वैकेंसीज को लेकर अप्लाई जरूर कीजिएगा। और देखते हैं फिर और क्या क्या बातें कर रहे हैं। जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर, उनको अपलोड करने पड़ेंगे आपके सारे जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं पोर्टल पर, सो दैट के उनकी स्क्रूटनी करी जा सकेगी, उनको देखा जा सकेगा। कैंडिडेट को समरली करा जाएगा रिजेक्ट अगर उसने ऐसा नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बाद की बात है, ठीक है। द कमीशन डज नॉट वेरीफाई डिटेल्स filled by the candidates while applying for any post। किसी भी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वो वेरीफाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ जब आपका सारा का सारा काम हो जाता है तो लास्ट में वेरीफाई वगैरह करते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस रिक्रूटमेंट राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन अप टू द नॉमिनेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द यूजर डिपार्टमेंटल कंसर्न सर्टिफिकेट। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स का, वो अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो कि यहाँ पर इन्होंने दिया है, और उनकी या फिर कमीशन की जो रीजनल ऑफिसेज है उनकी वेबसाइट पर। चलो अब एक बार बाकी की चीजें देखते हैं। डोजियर सेलेक्टेड कैंडिडेट के फॉरवर्ड करे जाएंगे मिनिस्ट्री को, ये बेसिक बात है। फी को लेकर यहाँ पर बात हुई है। SC ST एप्लीकेंट्स के लिए जो है वो फी कंसेशन जो चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन जो चाहते हैं, उनको एनेक्स के अंदर सारा इन्होंने डिटेलिंग दे रखा है, उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एनेक्चर को मैं यहाँ पर रेफर नहीं कर रहा हूँ। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इश्यूड विद इन क्रूशियल कट ऑफ डेट। तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का भी कोई सर्टिफिकेट है कृपया करके उसको अपनी पॉइंटिंग अथॉरिटी से टाइम से आप बनवा लेना, सही रहेगा। EWS को भी लेकर इन्होंने दिया है, उनके भी इन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, डेट दिए हैं, इस डेट से पहले उनके पास ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए भी कुछ कुछ बातें कही हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर ये डिसेबिलिटीज को लेकर इन्होंने इसके अंदर डिटेलिंग लिखी है, ये एक बार देख लीजिएगा, इस पर मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, है ना। ये कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन को लेकर इन्होंने यहाँ पर दिया है, उसके हिसाब से देख लेंगे। जो नेशनलिटी है वो क्या क्या है। एज लिमिट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो
और द पोस्ट फॉर विच जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, तो कैंडिडेट्स को उन्होंने डेट वगैरह दे रखी है कि इससे वो जो है पहले पैदा नहीं होना चाहिए और इसके बाद पैदा नहीं होना चाहिए। तो इसके विद इन लिमिट के अंदर 18 से, ये हर पोस्ट की ना आपको वो दी जाएंगी वैकेंसीज की, जो एज लिमिट है वो दी गई होंगी, उसके हिसाब से आप लोगों को अप्लाई करना है ना। तो इन्होंने दिया है हर एज लिमिट के हिसाब से कौन कब से पहले नहीं होना चाहिए और कौन कब के बाद पैदा नहीं हुआ हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद ये इन्होंने प्रूफ डेट ऑफ बर्थ को लेकर दिया है कि जो भी आपके 10वीं और 12वीं के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अंदर होगा उसी को एक्सेप्ट करेगा कमीशन, आपकी एज लिमिट को लेकर, ठीक है। ये रिलैक्सेशन है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल। ये आप एक बार देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल, उनकी जो मिलिट्री सर्विसेज है उसको रिड्यूस करके। ये सारी बातें हो गई जी एज रिलैक्सेशन की। एक्स सर्विसमैन एप्लीकेशंस को लेकर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं, इनको वो लोग पढ़ लीजिएगा एक बार कि कैसे कैसे करके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को लेकर डिटेल है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को लेकर देखो भाई यहाँ पर इन्होंने आपको फॉर्मेट वगैरह बताया और उसका प्रोसेस बताया है। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कंसिडर करना चाहते हैं किसी भी रिजर्व वैकेंसी को या फिर एज रिलैक्सेशन वगैरह, वो सबमिट मतलब मांग रहे हैं तो उनको सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपको भरना पड़ेगा। अगर किसी का भी वो नहीं बन पाया, ठीक है, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर नहीं बन पाया तो उसको भाई साहब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। ये सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसको लेकर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली बातें हो गई। ये चीज आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये प्रोविजन प्रोविजन इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सब बातें तो आप लोग पढ़ ही लेंगे, है ना। एक बार आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज थी भाई, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्रूशियल डेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। देखो एज लिमिट को लेकर तो मैं ऊपर बताकर आ गया था कि जो जो पोस्ट को लेकर जितनी जितनी लिमिट मांगी थी उसमें उन्होंने पर्टिकुलर डेट दी है, उससे पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए, और जो उन्होंने डेट दी है कि उसके बाद नहीं होना चाहिए, उसके विद इन लिमिट में होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट हर कैटेगरी हर पोस्ट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका नोटिस के अंदर उन्होंने दिया है, नेक्स्चर के अंदर, ठीक है। वो जो जो पोस्ट के लिए जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगे उस हिसाब से आपको उन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और आगे बढ़ लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है भाई, हर कैटेगरी के लिए हर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा और फी पे करनी पड़ेगी हर पोस्ट के लिए। तो देखो अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती हैं, कहीं पर वो 10वीं पास मांगते हैं, कहीं पर वो 12th पास मांगते हैं, कहीं पर वो ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, हर अलग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो हल अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग आपको फीस देनी पड़ेगी उसके लिए, है ना। तो ये है, ये भी आसान है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि आप उसको कर लीजिएगा, आधार पॉलिसी जो कि उन्होंने कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड करी थी। OTR प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो उसके लिए ये है कि उसके फोटोग्राफ और सिग्नेचर के आधार पर उसका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट नहीं करा जाएगा। मैंने बताया था ना कि ऑप्शन आपके पास रहेगा, और अगर आपने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं करा है तो फिर अगर आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर कोई ऊपर नीचे हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज जरूर याद रखना, इस पर बात पहले हम कर चुके हैं। ये हो गया भाई। ये सारी चीजें कितने केबी का होना चाहिए, किस डायमेंशन का होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये मांग रहे हैं ये, ठीक है। ये आपके यूपीआई यूपीआई से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस को आप 24 जून तक कर पाएंगे, ठीक है। पेमेंट नहीं करा तो आपका एप्लीकेशन वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन के फॉर्म करेक्शन की करेक्शन विंडो भी दी जाएगी 28 जून से लेकर 30 जून तक। किसी को कोई चीज आपको अगर करनी है तो इन 3 दिनों में कर सकता है। इस पे पैसे वगैरह भी लगेंगे करेक्शन के लिए, तो वो भी देख लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स इन्होंने दिए हैं अलग अलग रीजन के अंदर, जो आप लोगों को मिलेंगे अपने हिसाब से। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है। 60 मिनट का पेपर होगा, 4 आपके सब्जेक्ट आएंगे, 25-25 आपके सवाल रहेंगे, और 50-50 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो 200 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहेगी भाई, है ना। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में कराया जाएगा आपका पेपर। क्वालिफाइंग नेचर, अनलेस आपकी स्पेसिफाइड पोस्ट उसके अंदर कोई डिटेल नहीं देती है।
ये जो 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स हैं, जो 10वीं पास वाली जो रिक्वायरमेंट है उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये रीजनिंग के अंदर के टॉपिक हैं, ये जीके के अंदर के टॉपिक हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, आसान ही होता है, सेम सिमिलर चीज होगी। ये मैथ है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, ये सिलेबस है। ये 12वीं पास वाले स्टूडेंट्स का आपका सिलेबस है, ये सिमिलर ही है, सारी चीज इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये हर बात वही सेम चीज दे देता है। ये ग्रेजुएशन और उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स का आपका लेवल है, जिसमें ये वर्बल नॉन वर्बल टाइप आपका रीजनिंग, जीएस, मैथ, इंग्लिश, ये सब चीजें देंगे। ठीक है, ये वाली बातें हो गई भाई। ये आपके वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि चलेंगे, ये सब चीजें हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उनको चाहिएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि आपका एग्जामिनेशन पहले होगा आपका मोड में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, और जिन्होंने अपने आप को अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से रजिस्टर किया है, तो उनको फिर एग्जामिनेशन के अंदर से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नोटिस आएगा, फिर वो आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए। ये कट ऑफ मार्क जो बेसिक होना चाहिए, तो ये तो इसका तो कोई मतलब रहता ही नहीं है ना। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट कैंडिडेट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, तो मतलब इस प्रकार से इनको करा जाएगा हर कैटेगरी ऑफ पोस्ट के हिसाब से रेशो में। तो ये हो गया, इसमें कुछ नहीं है। टाई केसेस के अंदर क्या होता है, ये सब रिजेक्शन के क्या कारण है। अगर स्टूडेंट गिल्टी पाया गया मिसकंडक्ट करते हुए, तो उसको डिबार्ड कर दिया जा सकता है। ये डिबार्ड वगैरह के इन्होंने समय दिए हैं, ठीक है, ये सब मत करना। चीटिंग चूटिंग मत करना, इधर उधर झांका झांकी, सारी चीजें लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट को कि अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को नोटिस के अच्छे से गो थ्रू कर ले और ये सब चीजें कर ले। तो इनको एक बार देख लेंगे। आधार बेस्ड को लेकर मैंने आपको बता दिया कि ये ऑप्शनल है, कर लेंगे तो बढ़िया है। आपका एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट होने की और जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है भाई। अब ये है आपके एनेक्चर्स, जिसमें आपको ना उन्होंने वो दिए हैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेकर डिटेल दिए हैं। तो इन एनेक्चर्स को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कि अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कराना है तो किस किस से कराना है ना। ओबीसी का सर्टिफिकेट कराना है तो आपको किससे कराना है। एससी एसटी का कराना है तो आपको किससे सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ये सारे डिटेल इन्होंने दिए हैं, ये सब चीजें देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस सर्टिफिकेट का आपका इन्होंने फॉर्मेट दिया है, इस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को आप निकाल के अपना वो जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। ये सारी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करी है, आपको ये कराना है, अपनी सारे डिटेल्स वगैरह देनी है, डिक्लेरेशन वगैरह करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ है ये सारा काम कर लोगे। ये वेबसाइट है भाई इनकी, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन, ये सब आप कर लेंगे। तो इसके बाद आपको ये सारे डिटेल यहाँ पर भरनी होंगी। ये सारा जो ब्यौरा है पर्सनल डिटेल्स का वो भरना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, है ना। फिर आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेंगे, कुछ कुछ आंसर्स मांगेंगे पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। फिर ये आपकी एडिशनल डिटेल्स वगैरह मांगेंगे यहाँ पर ना। फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन होगा, इसे टिक करके आप लोग सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आप अप्लाई, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आएगा उसको लेकर अप्लाई करेंगे, सीधा अपना काम करके रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके नोटिफिकेशन का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहां पर जाकर अपना लाइव फोटो वगैरह लेकर जो जो मांगेंगे उनको आप लोगों को अपडेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक डिटेल्स हैं वो तो उन्होंने मांग ही ली होंगी, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने उस एप्लीकेशन के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। ये फिर आपका सिलेक्शन पोस्ट के जो 2025 के वो निकले हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। कैंडिडेट का नाम, चेंज नाम, फादर नाम, माता नाम, ये सारे डिटेल आपको भर के अप्लाई कर देना है। जो जो ये चीजें आपको बोलेंगे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें देनी होती है, ये दे देंगे। ये पोस्ट डिटेल्स वगैरह ये मांग लेंगे कि कौन सी, अगर आप हैं
तो वो सब आपको यहाँ पर भर देना है। ये फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके आपको यहाँ पर भरने का मौका मिलेगा। ये फॉर्म आपका प्रीव्यू हो जाएगा। फॉर्म प्रीव्यू होने के बाद सारी डिटेल आपको एक बार दिख जाएंगी। कुछ एडिट करनी है एडिट कर लेना, नहीं करनी है मत करना। सेव एंड नेक्स्ट करके आप लोगों को डिक्लेयर करके अपना वहां पर एग्री करके सबमिट कर देना है। इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आपका, ये सारे फॉर्मेट वगैरह आपको आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर दिख जाएंगे। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। ये सारे वो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, ठीक है। तो फॉर्मेट इस तरीके से अलाउ होगा भाई फोटो का। आप ऐसे नहीं है कुछ भी कर रहे हैं, ये जो नीचे इन्होंने दिए इस तरीके के फोटो मत डाल देना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हीरो बन के फोटो डाल रहे हो, ठीक है। ओके, ये नहीं है ये आपने कैप लगा दी ठीक है, ये सब नहीं चलेगा। ओके, ये जो इन्होंने एब्रिवेशंस यूज किए हैं वो सब इन्होंने बता रखे हैं। ये है भाई आपकी जो पोस्ट की डिटेल्स हैं। तो इन पोस्ट की डिटेल्स को एक बार आप देख लीजिए। कैंटीन अटेंडेंट के लिए 10वीं पास का मांग रहे हैं, ये टोटल ये 13 वैकेंसी है। भरना चाहे तो भर लीजिएगा अच्छे से देखकर। ये फ्यूमिगेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है इसमें। इसमें 10+2 मांग रहे हैं। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन के 10+2 की वैकेंसी मांग रहे हैं। आपकी एजुकेशन 10 वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरिटेंडेंट प्रोसेसिंग के अंदर 10+2 एक वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी एक बार देखनी पड़ेंगी। कैंटीन अटेंडेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, ठीक है, इसके अंदर एक वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं ये। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर ग्रेजुएट एंड अबव 19 वैकेंसी है, लेवल 4 वैकेंसी है। फायरमैन के लिए 10वीं पास मांग रहे हैं। मैनेजर कम अकाउंटेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ सैनिटरी के लिए 10th पास मांग रहे हैं। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास मांग रहे हैं। टेक्निकल ऑफिसर स्टोरेज एंड रिसर्च ग्रेजुएशन एंड अबव के लिए एक वैकेंसी है। टेक्निकल ऑपरेटर के लिए 10वीं पास है। तो ये मैं बना दूंगा आपकी कि किस किस के लिए 10वीं पास की जरूरत है, किस किस के लिए उसकी जरूरत है आपकी 12th की, और किस किस के लिए, तो उस हिसाब से आप उनको भर लीजिएगा, है ना। ये सारी डिटेल है, ये आपको एक बार देखनी है भाई अच्छे से, किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। हर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे अलग अलग फॉर्म की पेमेंट करनी पड़ेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें 10वीं के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, 12th के लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बढ़िया हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो एक ऐसी वीडियो बनाकर आपके साथ साझा कर दूंगा। तो ये वाली डिटेल्स इन्होंने वैकेंसी के दिए, ज़्यादा वैकेंसी है नहीं वैसे ही। टोटल वैकेंसी देख लो भाई, इतनी टोटल वैकेंसी है आपकी बस, ठीक है जी। तो ये है भाई सीन, और बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। अप्लाई कर दो बढ़िया से, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करता है। वीडियो में आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।